तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हमने न्यूज़ में तो बहुत सारे सुनते हैं हम कि पाकिस्तानी लोग जो है ना वो यूरोप जाते हैं, कोई जो है ना वो कश्ती के ज़रिए जाता है, कोई एयर ट्रैवल करके जाता है। और आपको पता है कि अगर आप लोग कश्ती से जाएँ, ट्रेन से जाएँ या एयर ट्रैवल करके जाएँ तो आपको पता है कि बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है? आज का जो जदीद दौर है जिसमें हम एयर ट्रैवल करके यूनान जाते हैं या पाकिस्तान आते हैं, तो तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको जो है ना आज इस वीडियो में थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा, ठीक है? और पीछे भी इतना लेके जाऊँगा कि आप लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की हिस्ट्री अगर पढ़ी है, तो आपके ज़हन में मैं ये कह सकता हूँ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम ज़रूर आता होगा, जिसको हम सिकंदर आज़म भी बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ना ये क्लियर कर दूँ कि जो सिकंदर आज़म है ना, ये कोई पाकिस्तान या इंडियन, बांग्लादेशी, नेपालीज़, ये मतलब यहाँ का कोई लोकल बाशिंदा नहीं है, यहाँ का कोई बंदा नहीं है। ये कोई सिकंदर आज़म हमने उस तरह नहीं सोचना कि सिकंदर आज़म था, यहाँ पे उसका नाम सिकंदर था या कोई मुस्लिम लीडर था या कोई हिंदू लीडर था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका जो नाम था वो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों पड़ा? इसका असल नाम क्या था? ये कौन था? मैंने जो इतनी लंबी तमहीद बांधी है कि वो यूनान से इधर आया, वो ऐसा बंदा जिसने 18 साल या 19 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में इतनी पूरी दुनिया फतेह की, इतनी बड़ी डायनेस्टी बनाई, ठीक है? अपने बाप की जागीर को आगे लेके चला, कैसे उसको चैलेंजेस उसने फेस किए और वो कैसे इतने साल पहले, इतने 100 साल, हजारों साल पहले के 356 से वो चला, अपनी जिंदगी का उसने सफर शुरू किया और पाकिस्तान इंडिया के इलाके वो जो है ना वो फतह करते, जंगे जीतते हुए मुसलसल 15-20 साल उसने जंगें लड़ी और वो वहां से फिर वापस गया। कैसे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट बना, उसके लिए क्या मसाइल थे और वो उसका ख्वाब क्या था, ये तमाम चीज़ें हम आज इसकी वीडियो में देखेंगे। उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, आज का जो दौर है उसमें, जदीद दौर है उसके अंदर जो यूनान है, मैसिडोनिया है, ये लोग क्या सोचते हैं, उसको हीरो मानते हैं कि नहीं, उसका कब्र कहाँ पे है, कहाँ पे उसको दफनाया गया। और उसके बाद जो हम ये भी देखेंगे कि आज की जो जदीद दौर है उसमें लोग इसको क्या जालिम हुक्मरान समझते हैं या एक मतलब रूलर समझते हैं या एक जनरल समझते हैं। और आज की जो फॉर्मेशंस, कमांडर्स की जो मीटिंग्स होती हैं, जो स्कूल्स हैं, मिलिट्री स्कूल्स हैं, उसके अंदर इसके लिखे हुए या इसके बनाए हुए कानून को पढ़ाया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आजम ये कैसे बना और कैसे इसने एक छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया फतेह की। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिकंदर आजम है, ये पैदा हुआ था यूरोप का जो आज मौजूदा शहर है नॉर्थ मैसिडोनिया, वहां पे पैदा हुआ था। नॉर्थ मैसिडोनिया 1991 में अलहदा हुआ था जब, तो तब ये बना था नॉर्थ मैसिडोनिया। क्यों बना ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन तब जो है ना मैसिडोनिया में पैदा हुआ। मैसिडोनिया का एक शहर था पहला, उसके नाम वहां पे ये पैदा हुआ, ठीक है? और ये जिस घर में पैदा हुआ, ये बादशाह फिलिप टू जो है उसके घर में पैदा हुआ। मतलब इसका बादशाह, इसका जो बाप था वो बादशाह था, ठीक हो गया। और इसका जो बाप था वो बादशाह था कहाँ का? मैसिडोनिया का। मैसिडोनिया उस टाइम जो है वो यूनान की एक आज़ाद सल्तनत थी, आज़ाद गवर्नमेंट थी। तो होता यह है कि इसका बादशाह बहुत बड़ा जंगजू था, वॉर लॉर्ड था, ठीक है, और जर्नल था। तो उसके घर में ये जब पैदा हुआ 356 BC में, बिफोर क्रिस्ट, कबले मसीह में पैदा हुआ, ठीक हो गया। अब आपने इसको ज़हन में रखना है। तो ये शुरू से ही जो ना बड़े शातिर दिमाग का आदमी था, ये इतना मतलब ज़हीन आदमी था कि इसकी वालिदा जो थी वो भी बहुत ज़रा वो बाअसर पॉलिटिकल ख़ानदान या क्लैन से ताल्लुक़ रखती थी। तो इसने शुरू से ही अपने बेटे के ज़हन में ये बात डाल दी थी, अलेक्जेंडर के ज़हन में ये बात डाल दी थी कि तुम कोई आम बच्चे नहीं हो, तुम कोई आम घर में पैदा भी नहीं हुए, तुम कोई आम आदमी भी नहीं हो, तुम जो हो वो एक ज़्यूस, जो उस टाइम यूनान का एक देवता होता था, उसके बेटे हो। मतलब इतना इसको परसेप्शनल या एक्सेप्शनल केस बना के दिया उसकी माँ ने, और उसने बेटे ने इसको कबूल किया, एक्सेप्ट किया उस बात को, और वो सब बच्चों से अपने आप को अलहदा समझता था। एक एडवांटेज इसको ये था। दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि यूनान का जो सबसे बड़ा मशहूर फिलासफर था उस टाइम दुनिया का, अरिस्टोटल, या जिसको अरस्तू बोलते हैं, उसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये उसका स्टूडेंट रहा, उसका शागिर्द रहा। उसके बाप जो था फिलिप टू, उसने जो है ना वो इसको स्कूल में दाखिल कराया, अरिस्टो को स्टूडेंट बनाया और वहाँ पे उसने
आपने साइंस, फ़लसफ़ा, तिब्ब और जितनी भी मतलब उस टाइम के जो मतलब इल्म था, नॉलेज था, एजुकेशन थी, वो सारा का सारा इसने सीखा और कम उम्र में ही सीख लिया। उसके बाद एक हैपनिंग हुई, इसके साथ ट्रेजेडी हुई और वो ये हुई कि आप ये कह सकते हैं कि जब ये तकरीबन 18 से 19 साल का था, तो इसका जो बाप था, उसको किसी ने कत्ल कर दिया। इसके बाप के कत्ल करने में कुछ बहुत सारी जो है ना वो थ्योरीज़ हैं, कुछ कहते हैं किसी को ज़हर दिया, कुछ कहते हैं कत्ल कर दिया, जो कि इसके जो दोस्त थे बाप के उसको मतलब खुद बाप बादशाह था लेकिन उसको कत्ल कर दिया एक फेस्टिवल के दौरान। वो फेस्टिवल हो रहा था इसके घर में और वहाँ पे इसको किसी ने ज़हर दिया या वैसे ही इसके दोस्तों ने कत्ल करवा दिया। तो जब ये कत्ल हो गया तो मैसिडोनिया की जो उस टाइम सल्तनत थी, डायनेस्टी थी, वो एकदम शिकार होगी, तक़सीम होगी, दर-बदर स्कैटर्ड होगी कि अब अगला वारिस या जानशीन किसको बनाया जाए। तो अब ये तकरीबन 18-19 साल का था। तो होता ये है कि जो इसने देखा कि जो यूनान है उस टाइम, ठीक है, वो भी उसके जो मुख्तलिफ शहर जहाँ एथेंस हो गया, थेलोनोस्की हो गया, वो भी उठने लग पड़े, एसिस हो गया, ओके, हम जो है ना वो इसकी रियासत के ऊपर कब्ज़ा जमाते हैं। तो इसने अपने जो बाप के जनरल थे ना मशहूर जो उसके बाप के बड़े कह सकते हैं कि मतलब एतमाद वाले ट्रस्टी जनरल थे, उनको साथ में लाया 4-5 को और पूरी फ़ौज का कंट्रोल सँभाला और मैसिडोनिया का कंट्रोल सँभाल के ये खुद अपने बाप का जानशीन बन गया और ताज पहन के ये बादशाह बन गया, सिर्फ़ 19 साल की उम्र में। उसके बाद जो है वो इसने देखा कि जो दूसरे यूनान के जो शहर हैं, वो तो अभी भी थमने नहीं आ रहे और जो है वो मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इसने उन सबको सबक सिखाने की एक ठान ली। इसने कहा कि आज मैं इनको सबक सिखाऊँगा और मैं उसके बाद अपने बाप का जो ख्वाब था वो अधूरा जो रह गया वो पूरा करूँगा और अब जो मेरे माँ ने जो मुझे ज़हन में डाला हुआ कि तुम एक आम बंदे नहीं हो, एक आम जनरल के बेटे नहीं हो, तुम देवता के बेटे हो, तो मैं उसको भी आज पूरा करूँगा। तो उसने क्या किया कि इसने सबसे पहले जो ईरान का उस टाइम जो यूनान का शहर था जो कि इसके आगे आ रहा था एथेंस, उसको गया और वहाँ पे जाके इसने एथेंस और जो दूसरा शहर था थेलोनिकी उसके अंदर जितने भी लोग थे उन सबको जला के रख दिया और तबाह-बर्बाद कर दिया। उससे एक इसको फ़ायदा ज़रूर हुआ। उसको इसका ये फ़ायदा हुआ कि इसने अपनी फ़ौज के साथ जब सारा शहर तबाह कर दिए दोनों, तो फिर यूनान के अंदर जितनी और भी छोटी-मोटी रियासतें थीं या इर्द-गिर्द के लोग थे, उनका कभी इतना ज़हन नहीं हुआ कि हम दोबारा जो है वो मैसिडोनिया के ऊपर या अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर या सल्तनत के ऊपर हमला करें क्योंकि वो ये उनको पता लग गया था कि ये एक आम बंदा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा बंदा है जो कि जिसको हम मतलब कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने देखा कि जो यूनान है और मैसिडोनिया पूरा का पूरा वो मेरे साथ मिल गया है। इसने वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट जो है ना वो उसको स्टेबल किया, अपने फौजी जनरल साथ में लाए और जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और गवर्नमेंट बना दी। उसके बाद इसने अगले साल, ठीक है, इसने 334 बीसी में इसने जो है ना देखा कि अब हम स्टेबल गवर्नमेंट बन गए हैं, मैंने ताजपोशी कर ली है, तो अब मैंने आगे जाना है और मेरा एक ख्वाब है दुनिया में आने का कि मैंने अपने बाप के ख्वाब को पूरा करना है और अपने ख्वाब को पूरा करना है और वो ख्वाब ये है कि पूरी दुनिया को फतह करना है और अपने सिर निगू करना है, ठीक है। तो इसने उस टाइम की जो सबसे बड़ी सल्तनत थी, ठीक है, जिसका नाम था जो आप कह सकते हैं पर्शियन अम्पायर या जिसको फारस की सल्तनत भी कहते हैं, वो थी उस टाइम। और उस टाइम जो पर्शियन अम्पायर थी, वो फैली हुई थी उस टाइम टर्की से लेके जिस उस टाइम जो ना टर्की को माइनर भी कहते थे और एनाटोलिया भी कहते थे। वहाँ उस टर्की से लेके आज का जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, यहाँ तक फैली हुई थी। अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान यहाँ तक फैली तो वो इतनी बड़ी स्टेट थी। इसने कहा कि मैंने इनकी स्टेट के ऊपर कब्ज़ा करना है और उसका जो दारुल हुकूमत था वो बेबीलोन था, ठीक है, जो कि आज का इराक है। जिसको मेसोपोटामिया भी कहते हैं बाद में। तो अब इसने आहिस्ता-आहिस्ता कब्ज़ा शुरू कर दिया। इसने अपनी फ़ौज ली और सबसे पहले जाके जो रिवर ग्रेनिक्स है, जो कि बिल्कुल टर्की के साथ लगता है, यूनान और टर्की, वहाँ पे जाके मैसिडोनिया से निकला और वहाँ पे जाके इसने जो है ना वो हमला कर दिया, जो पर्शियन अम्पायर की जो फ़ौज थी उसके ऊपर, ठीक है? और जो पर्शियन अम्पायर का जो उस टाइम का जो बड़ा सदर था, जो बादशाह था, आप ये कह लें कि जब उसको पता लगा तो उसने अपनी फ़ौज भेजी और वो जो फ़ौज थी वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1 गुना फ़ौज ज़्यादा थी। मतलब 1 से डेढ़ गुना फ़ौज ज़्यादा थी इसकी जो पर्शियन अम्पायर का जो बादशाह था उसकी। लेकिन इसके मुकाबले में जो मैसिडोनिया का जो सदर था या बादशाह था जिसकी हम बात कर रहे हैं
जो कि आपको जिसका नाम भी मैं बताता चलूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म, उसकी फ़ौज बिल्कुल भी कुछ नहीं थी। इसकी फ़ौज में तकरीबन 40-50 हज़ार लोग थे, 5,000 इसके जो है ना वो तीर अंदाज़ थे और कुछ हाथी थे। तो इसने वहाँ पे जाके अपनी फ़ौज को ऐसी ट्रेनिंग दी हुई थी जो कि मशहूर इसलिए था, तो इसने वहाँ पे ग्रेनिक्स पे जाके मुकाम पे हमला किया और पहला बाकायदा जंग छेड़ के इसने पर्शियन अम्पायर की फ़ौज को जो है ना वो निस्तो-नाबूद कर दिया और उस रियासत पे कब्ज़ा कर लिया, यानी कि तुर्की के ऊपर कब्ज़ा किया, एनाटोलिया के ऊपर। फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ता-बढ़ता जो है ना वो आप ये कह लें कि मिस्र की तरफ आया। मिस्र जो है वो उस टाइम अफ्रीका का हिस्सा नहीं था, ये पर्शियन अम्पायर का हिस्सा था। जब मिस्र में इसने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं ये भी इस पर्शियन अम्पायर के खिलाफ हैं, तो मिस्र में जब ये आया अपने फौजियों के साथ दाखिल हुआ, तो जो मिस्र के लोग थे वो इन्होंने इसका बड़ा वार्मली वेलकम किया, पुरतबाक इस्तकबाल किया और उनको वेलकम करके इसको फ़िरौन का दर्जा दिया। ऐसे कहा कि तुम निजात दहिंदा हो हमारे लिए, फ़िरौन हो, तुम हमारे लिए मसीहा हो और हमें निजात दिलाओ किससे? पर्शियन अम्पायर से। पर्शियन अम्पायर का जो उस टाइम का बादशाह था उसका नाम था डेरियस थ्री, ठीक है। उसको जब पता लगा कि अब इसने हमारी फौज को निस्तो-नाबूद करके अब जो है ना वो ये मिस्र की तरफ आ गया है, तो इसने जो है ना मिस्र वाले लोग उसके साथ मिल गए हैं, तो मिस्र में तो इसको कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिली। मिस्र में इसने एक नया शहर बनाया जिसका नाम आज भी जो शहर मौजूद है और उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, जो कि इसके नाम से जो शहर बना हुआ और इस आज का जो मिस्र है, मौजूदा मिस्र है, वो उसका जो शहर है अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया, वो आज का इकोनॉमिक हब है मिस्र का, इतनी बड़ी पोर्ट है वहाँ पे। ठीक हो गया, ये उसी का बनाया हुआ शहर है। इसने वो भी फ़तह किया, उसके बाद इसने जो है ना वो बाकी जो पर्शियन अम्पायर के जो इलाके थे उनको फ़तह करते-करते जो है ना वो आखिरकार जो दिल है इसका, आप ये कह सकते हैं पर्शियन अम्पायर का बेबीलोन और जो पर्सिपोलिस जो शहर है, इस तरह के एक्टिबानिया, ये जो शहर हैं इसने आहिस्ता-आहिस्ता फ़तह करने शुरू कर दिए। आखिर में एक शहर जब ये जो डेरियस था, पर्शियन अम्पायर का जो बादशाह था, उसकी फ़ौज के साथ जब लड़ रहा था और उसमें जो है ना उस जंग में जो डेरियस था वो खुद भी लड़ रहा था, तो उसमें डेरियस भाग गया और जब ये भाग गया तो उसने सिकंदर आज़म ने या अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसकी बीवी और बच्चों को और बहन को कैदी बना लिया, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वो खुद मशरिक की तरफ भाग गया। ठीक है, जो डेरियस था, डेरियस जो ना वो भाग गया इस तरफ जो ईरान, अफ़गानिस्तान आज के जो इलाके हैं तुर्कमानिस्तान के, उस टाइम इसको जो इसका इलाका था सोगोडेनिया नाम था, आज के जो अफ़गानिस्तान है या तुर्कमानिस्तान है, और इसको बैक्टीरिया बोलता था। तो ये यहाँ तक इसकी हुकूमत थी, वो वहाँ से भागा और बैक्टीरिया तक आ गया। जब वो यहाँ पे आगे भागने लगा तो जो बैक्टीरिया का गवर्नर था, मतलब मौजूदा अफगानिस्तान का जो गवर्नर था, वो भी इससे अंडर कंट्रोल था पर्शियन अम्पायर के। तो इसने ना उस गवर्नर ने अपने बादशाह को कत्ल कर दिया, यानी कि डेरियस थ्री को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो भाग चुका था। तो उसने इसलिए कत्ल किया कि उसे पता था कि नेक्स्ट मेरी बारी है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा और मैं हाथ में ला लूंगा या दोस्ती कर लूंगा सिकंदर आजम के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी सोच के बिल्कुल उलट हुआ। सिकंदर आजम को जब पता लगा कि भाई बैक्टीरिया के गवर्नर ने जो है ना वो डेरियस थ्री को मार दिया है, कत्ल कर दिया है, तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने अपनी दरबार में फौज भेजी, उसको उसको पकड़ के लाया और ज़ारमेना तरीके से, जो बेहमाना तरीके से उसको कत्ल कर दिया। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है। उसने कत्ल इसलिए किया बैक्टीरिया के गवर्नर को कि भाई ये जो शिकार था, ये आदमी जो था डेरियस थ्री, ये मेरा था, मैंने इसे मारना था, तुमने क्यों इसको मारा? और उसके बाद उसने उसको कत्ल करने के बाद सिकंदर आजम ने बैक्टीरिया का जो पूरी की पूरी स्टेट थी, रियासत थी, बैक्टीरिया सोगोडेनिया, इसके ऊपर भी कब्जा किया। मैंने आपको जैसे बताया तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट जो हैं अज़रबैजान वगैरह, ये उस टाइम इसमें आती थी। फिर इसने ईरान के अंदर ही, मतलब बैक्टीरिया के अंदर ही एक लड़की थी रुखसाना, ठीक है, ईरानी शहजादी थी ये भी किसी एक रियासत की, तो उसके साथ इसने शादी की और उसके बाद फिर जो है ना इसने आगे देखा कि मैं जो है ना वो अब इस्लामी दुनिया की तरफ जाऊं या हिंदुस्तान की तरफ जाऊं, क्योंकि ये पहुंच चुका था आप ये कह लें कि जो आज मौजूदा पाकिस्तान है, इसके जो खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के इलाके हैं, यहाँ तक वो पहुंच चुका था। तो इसने कहा कि अब जो है ना वो हम जाएंगे हिंदुस्तान की तरफ। तो फिर ये हिंदुस्तान की तरफ आया। हिंदुस्तान की तरफ ये आते आते ये टेक्सला के करीब जब पहुंचा तो इसको एक जो है ना वो किंग एम्बी के नाम से जो है ना वो बादशाह नजर आया। उसकी सल्तनत एक छोटी सी नजर आई, ठीक है, और वहां पे इसने, जो कि रावलपिंडी के इलाके तक फैली हुई थी, इसने उसके साथ जंग लड़ने की कोशिश की, लेकिन जो किंग था उस टाइम का, जो हिंदू बादशाह था टेक्सला का, वो सियाना था, उसने जो है ना इसके साथ सुलह की और बगैर किसी जंग के जो है ना
इसको अपने शहर में और किले में आने दिया। तो उसके बदले में जो है ना फिर हुआ ये कि सिकंदर आजम या अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उस किंग एम्बी को वो इलाका भी दे दिया और कहा कि तुम हमारे अंडर काम करोगे, तुम्हारी फौज आज से हमारी फौज है। इस तरह उसने उसके साथ जंग नहीं की और उसको वेलकम करके वो आगे आ गया। अब वो आगे आते आते वो पूरी दुनिया अपना ख्वाब पूरा करना चाहता था, पूरी दुनिया फतह करना चाहता था, और इस अरसे में उसको तकरीबन 8 से 9 साल लग चुके थे जंगे करते करते, यूनान से आते आते यहाँ पे टैक्सला पहुंचते पहुंचते। टैक्सला से वो आगे दरियाए झेलम आया, बेहास का इलाका इसको बोलते हैं। दरियाए झेलम आया उस टाइम, हेडपस जो है ना वो रिवर इस दरियाए झेलम का नाम होता था, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो। यहाँ पे जो है ना उस टाइम किंग पोरस की गवर्नमेंट थी। किंग पोरस की एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, बादशाह था। तो इस अलेक्जेंडर ने क्या किया कि किंग पोरस को भी जो है ना इसके साथ लड़ाई करने की कोशिश की, और जो है ना वो उसने उसको आंखें दिखाई, और किंग पोरस और इसके बीच में इतनी बड़ी जंग हुई दरिया झेलम के किनारे पे कि किंग पोरस ने जो है ना वो दरिया झेलम की दूसरी साइड पे बड़े बड़े मोर्चे लगा के अपनी फौज जो है ना वो फिक्स की हुई थी। लेकिन जो अलेक्जेंडर था उसने रातों रात बैक साइड से दरिया झेलम अबूर किया और बैक साइड से इनके ऊपर हमला किया, जिससे हमला जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी इसने फौज पोरस की, और फौज को जो है इसको जो किंग पोरस था इसको पकड़ लिया इन्होंने, ठीक है। इतनी, और ये क्यों करता था? ये इसलिए क्योंकि इसने अपनी फौज को 2 साल में इस तरह की ट्रेनिंग दी थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। इसने अपने जो यूनान था, यूनान के जो 2 शहर इसने बिल्कुल टोटली शुरू में जला के रख दिए थे अपने बाप की मरने के बाद। वो इसलिए अपनी इसने फौज को ट्रेनिंग दी कि हमने अपने बाप का और अपना ख्वाब पूरा करना है और पूरी दुनिया सल्तनत अपनी पैरों पे लेके आनी है। तो हमने अपनी फौज को ही जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे जो है ना वो जंग के लिए तैयार करना है। तो वो हर जाते जाते इसने जो रास्ते में आता था अपनी सल्तनत बनाता जाता था, और ये अनडिफीटेबल रहा जब तक ये जिंदा रहा। इसने किंग पोरस को जब इसने कैदी बना लिया तो किंग पोरस से इसने वैसे ही कहा कि तुम अपनी अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूं। तो किंग पोरस ने कहा कि मैं बादशाह था अपनी सल्तनत का, मेरे साथ तुम बादशाहों वाला सलूक करो। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मोड़ आया। सिकंदर आजम को ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा अच्छा तो चलो ठीक है, हम तुम्हें इसी जगह का बादशाह बनाते हैं, और लेकिन तुम हमारे लिए काम करोगे, और ये तुम्हारी फौज आज से हमारी फौज है, और ये तुम्हें हम एक्स्ट्रा इलाका भी देते हैं, और तुम इसी के बादशाह रहोगे और हमारे अंडर कंट्रोल करेंगे। यहाँ तक इसने सल्तनत बना ली। उसके बाद जो है ना इसको आगे दो चीजें नजर आई। इसने कहा कि आगे मुझे जाना है चीन या फिर पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं, जो आज के इंडिया पंजाब है, इसके इलाके फतह करने हैं, इस तरफ जाना है। दो रास्ते नजर आए थे, या तो इसको चीन मंगोलिया नजर आ रहा था, या फिर इसको जो है ना उसके बाद ये कह रहा था कि मैंने पंजाब के इलाके फतह करने हैं। और उसके बाद वो कहता था मैंने यहीं से निकल के आगे इस्लामी दुनिया, और इस इस्लामी दुनिया से मुराद के इराक, शाम वगैरह, और यहीं से निकल के आगे दोबारा वो यूरोप की तरफ जाना चाहता था। ये वो तुम्हारा उसका था प्लान था। लेकिन जब वो ब्यास में पहुंचा, उसने किंग पोरस को कैद कर लिया, जंग जीत ली, तो उसके बाद जब वो अगला स्टेप लेने लगा तो इसने कहा कि अपनी फौजों को कि तैयार हो जाओ, हमने अब चीन और मंगोलिया की तरफ जाना है। तो इसकी फौजों ने एक किस्म की बगावत कर दी। इसकी फौज के जो जनरल थे वो उन्होंने कहा कि हम बस हो चुकी है हमारी, हम आगे नहीं जा सकते, हम लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुसलसल 10-12 साल से जंग की हालत में थे। और जो है वो ये कहते थे कि हमें आराम चाहिए, हम इतनी जंग नहीं लड़ सकते मुसलसल। हालांकि उनकी जितनी भी वो सल्तनत पे कब्जा करना चाहता था वो तमाम की तमाम फौज उसकी होती थी, लेकिन वो इस तरह का नहीं कर सकती थी, वो इतना स्टेमिना, इतनी कैपेबल नहीं था। लेकिन वो आप ये कह सकते हैं सिकंदर आजम एक ना मतलब स्ट्रांगली था, नर्वस तौर पे स्ट्रांग था, कि वो इस चीज को खातिर खा नहीं लाता था। लेकिन जब उसे उसके जर्नैलों ने, क्योंकि जंग तो उन्होंने लड़नी थी सिपाहियों ने, तो उसे मजबूर किया, तो फिर उसने मैसिडोनिया वापस जाने का फैसला किया। उसने कहा कि ठीक है, अब जितनी सल्तनत हो चुकी है इतनी हो चुकी है, फिर दोबारा से हम मौन पे आएंगे। क्योंकि इस दौरान वो 10-12 साल का सफर करते करते वो बीमार हो चुका था। तो 327 में वो वापस आ गया, मैसिडोनिया पहुंच गया। वो वापस कैसे आया हिंदुस्तान से? जब वो मैसिडोनिया से हिंदुस्तान आया, ठीक है, तुर्की अफगानिस्तान के इलाके से होता होता, तो जिस एरिया से या जिस रास्ते से वो आया था उस रास्ते से वो वापस नहीं गया। वो बल्कि कराची, मकरान डिवीजन और चोलिस्तान का जो सहरा है इस रास्ते से वापस गया, और इसने अपनी फौज को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक फौज को समंदर के रास्ते, मतलब जो बहीरा अरब है ये वाला कराची का समंदर, यहाँ से भेजा, और खुद जो है वो चोलिस्तान के सहराओं से गया। ठीक हो गया। लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो सहराओं से जब ये अपनी फौज को लेके गया तो आधी फौज तकरीबन इसकी सहरा में मर चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ इसकी गलती की वजह से। लेकिन कुछ
तारीखदान या मौरख लिखते हैं कि इसने अपनी फ़ौज को सज़ा देनी थी कि क्यों जो है वो फ़ौज ने जो है ना वो मेरी बात नहीं मानी। हम आगे जंग करना चाहते थे लेकिन फ़ौज चाहती थी कि हम थक चुके हैं। तो इस मतलब सज़ा के तौर पे वो अपनी फ़ौज को सहरा और रेगिस्तानी इलाकों में लेके गया, जिससे आधी फ़ौज इसकी मर चुकी थी। रास्ते में इसको जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों ने जकड़ लिया था। बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं हुआ था, ये यंग था 32 साल का। लेकिन जब ये मैसिडोनिया पहुंचा तो इसकी वो जो बीमारी थी वो ज़्यादा इसको जो है ना शिकार कर गई, और ये तकरीबन एक किस्म का अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर ही लेटा रह गया, और 4-5 महीने ये बेड पर लेटा रहा, और तकरीबन ये कह सकते हैं कि 32 साल की उम्र में 323 बीसी में जो है ना कबले मसीह में ये जो है वो इसकी डेथ होगी, ये फोत हो गया। और जब ये फोत हुआ तो उसके बाद जो है ना वो आगे का सिनेरियो था कि इतनी बड़ी सल्तनत थी, उसका जानशीन कोई नहीं था, उसको संभालने वाला कोई नहीं था। तो आखिरकार हुआ ये कि इसकी सल्तनत का फिर जो शिराज़ा जिसको कहते हैं ना वो बिखर गया। इसके बाद चूँकि इसकी जो बीवी थी रुखसाना, जिसने इसके साथ शादी की थी, वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो इसकी फ़ोदगी के बाद जो है ना वो उसका बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो छोटा था, वो इसका जानशीन नहीं बन सकता था। तो उसके बाद जो इसका जो फ़िलिप IV था, जो इसका सुतेला भाई था, वो तो ज़रा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसको भी वो बादशाह नहीं बना सकते थे। तो फिर हुआ ये कि जो उस टाइम के जो इसके जनरल थे फ़ौज के, वो उनके बीच में लड़ाई शुरू होगी कि अब ये जो इतनी बड़ी रियासत है, सल्तनत डायनेसिटी है, हम इसको जो है ना वो खुद कब्जा करें और खुद जो है ना वो लेके आए। तो ये जो उसके जनरल थे ना अलेक्जेंडर द ग्रेट के, उनको बोला जाता है देवखाई। ठीक हो गया। अब देवखाई वॉर्स शुरू होगी जो कि 40 साल तक रही इसके मरने के बाद। और वो क्यों रही देवखाई वॉर्स? वो इसलिए रही कि हर जनरल कहता था ये सल्तनत मेरी है, दूसरा कहता था ये मेरी है। तो आखिरकार उन्होंने 40 साल के बाद ये अपनी जंगें वॉर्स खत्म की, और उसके बाद जो है ना वो इन्होंने इस पूरी सल्तनत को जो कि हिंदुस्तान तक, इंडिया तक फैली हुई थी, उसको 4 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करके अलग-अलग हो गए। ये इसकी सल्तनत का सारा खमियाजा था जो कि इसने 10-12 सालों में बनाई, लेकिन वो इसको बना नहीं सका, इसको स्टेबल नहीं कर सका, क्योंकि इसके लिए कोई एंसेस्टर या जानशीन नहीं था। अब बात करते हैं कि ये कैसा बंदा था? वाक़ई ये किसी मतलब देवमलई किस्से कहानियाँ है या असल बंदा है? इसकी माँ ने जो कहा कि ये ज़्यूस का बेटा है, ये क्या है? इसके बारे में नज़रियात क्या हैं? देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप और जहाँ-जहाँ ये गए हैं, वहाँ के लोग जो है ना मुख्तलिफ किस्से कहानियाँ देखते हैं और कहते हैं कि ये वाक़ई इस तरह का कोई बंदा, ख़याली बंदा था, या किसी देवता का, यूनान के जो देवता है उसका कोई बेटा था, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक इंसान था। मुख्तलिफ कहानियों का ज़िक्र ऐसे मिलता है। उसके बाद जो आज का पाकिस्तान, इंडिया, जितनी बड़ी-बड़ी मिलिट्री फोर्सेज़ हैं, यूएस, कनाडा, अमेरिका, उनके जो मिलिट्री स्कूल्स हैं, इसके जो लिखे हुए कवानीन हैं, जो इसकी फ़ॉर्मेशंस हैं, वो मिलिट्री स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाती हैं। और जो मतलब नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, इस जैसे बड़े-बड़े जो जनरल्स जो दुनिया में आए हैं, यूरोपियन, जो पाकिस्तानी, इंडियन जो भी हैं, वो इसको अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेशंस लिखी हुई, इसके कानून लिखे हुए, इसकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज लिखी हुई है ना, वो आज भी मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि इसने इन 2 सालों में अपनी फौज को जो है ना मैसिडोनिया से निकल के पूरी पर्शियन एम्पायर के ऊपर और इंडिया के ऊपर हावी किया था। ये पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री है। और जो है ना वो उसके बाद जब ये हो गया सारा का सीन, और मैसिडोनिया की का शराज़ा बिखर गया इसकी सल्तनत का, और आज जब ये पढ़ाया जाता है, तो जब ये दुनिया बढ़ती गई, तो आज जो मैसिडोनिया है वो पूरी एक मुल्क है नॉर्थ मैसिडोनिया के नाम से। इसको यूनान में भी हीरो के तौर पे माना जाता है, और नॉर्थ मैसिडोनिया जो आज का मुल्क है उसमें भी हीरो के तौर पे माना जाता है। ये इसकी हिस्ट्री है। लेकिन जो इसका जो जनाजा है और जो इसकी कब्र है, जो इसको मकरबा या शरीन जहाँ पे बनाया गया है, वो अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया है। अलेक्जेंड्रिया जो मिस्र का शहर है आज, उसमें दफनाया गया है, क्योंकि इसने कहा था कि मैंने बहुत सारे शहर आबाद किए हैं, लेकिन जो मिस्र का शहर अलेक्जेंड्रिया है वो मेरा अच्छा पसंदीदा शहर है, मुझे वहाँ पे और खाली हाथ दफन करना है, ये उसकी आखिरी वसीयत थी। ये वहाँ पे आज दफन है, वहीं पे इसका है। लेकिन इसकी कुछ यादगारें मैसिडोनिया में भी है, नॉर्थ मैसिडोनिया, और कुछ यादगारें जो है वो इसकी यूनान में भी है। यूनान में भी इसको हीरो माना जाता है, इसकी छुट्टी होती है। नॉर्थ मैसिडोनिया में भी 1991 में मैसिडोनिया अब एक दूसरे यूरोपीय मुल्क से जब अलहदा हुआ, तो उसने इसका नाम मैसिडोनिया रखा, अपने मुल्क का नाम। लेकिन यूनान ने इसको जो है ना वो बहस छेड़ी कि मैसिडोनिया सिर्फ हमारा इलाका था, हमारी हिस्ट्री है, और ये जो
अलेक्जेंडर है, ये भी हमारी हिस्ट्री है, तुम्हारी नहीं है। तो इसको लेके फिर इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और आज जो है नॉर्थ मैसिडोनिया एक अलग मुल्क है और यूनान एक अलग मुल्क है, लेकिन इन दोनों ये जो है ना अपने अपने हीरो मानते हैं। हीरो क्यों मानते हैं? यूनान कहते हैं कि इसने जो है ना यूनानी तहजीब, यूनानी सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में फैलाई। जो खुद जो आप ये कह सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर था उसकी खुद भी यही सोच थी कि मैं जो यूरोपियन जो यूनानी लोग हैं उनको, जो पर्शियन लोग हैं उनके साथ मिला हूँ। इसी वजह से इसने जब ये हिंदुस्तान से वापस आया था मैसिडोनिया में और इसने अपना आके बेबीलोन पर्शियन अंपायर के अंदर अपना कैपिटल बनाया, तो वहां पे जितनी भी इसने लोंडियां या औरतें जो पर्शियन अंपायर से मतलब इसने कब्जे में ली थी, उन सब की शादियां इसने अपने अंदर यूरोप में आके यूनान के अंदर और मैसिडोनिया में सिपाहियों से और लोगों से करवाई। ये कहता था कि मैं इनका मिलाप करूं और इन दोनों सिविलाइजेशंस को, इन दोनों मुल्कों को, इन दोनों डायनेस्टीज को मिलाऊं। ये इसका खुद भी सोच था। मैसिडोनिया आज कहता है कि ये हमारा हीरो है क्योंकि ये मैसिडोनिया में पैदा हुआ था, ये क्लेम करते हैं। आप लोग इसको कैसा देखते हैं? आप लोगों ने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, काफ़ी सारी हिस्ट्री है जो कि अभी इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सका, लेकिन आप लोग खुद भी इसको गूगल पे जाके देख सकते हैं। और अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको क्यों कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मैंने आज इसमें तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। आप अपनी फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में दें, तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।